अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। पे बैक पीरियड कल बताया था और वो बस उतना ही था, उससे ज्यादा उसको इज्जत देने की जरूरत नहीं है। अब मैं पढ़ाने लगा हूं डीसीएफ टेक्निक्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। उससे पहले ये बात मैं कल पेबैक से पहले भी कर सकता था, उससे पहले भी की जा सकती, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक फालतू सी टेक्निक थी, उसको करा के साइड पे कर दिया बस। तो अब कर रहा हूं ये बात, कैश फ्लोज फॉर डिसीजन मेकिंग। कल मैंने आपको पेबैक में इतना तो बताया था कि कैश फ्लोज, इनफ्लोज, आउटफ्लोज, नेट जहां पर इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए, ये कल पेबैक में तो सीखा, लेकिन कौन से कैश फ्लोज? तो डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो कौन से कैश फ्लोज? रेलेवेंट वाले। तो वो रेलेवेंट वाली बात कर मैं अब रहा हूं। और ये मैं इखलाकन लिस्ट बना रहा हूं, अदरवाइज जो आपको मैंने 4 सुनहरी असूल बताए हुए हैं वही 4 यहां भी एप्लीकेबल है। यानी इस प्रोजेक्ट की वजह से जो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होगा रेलिवेंट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो कैश आउटफ्लो होगा रेलिवेंट है। एक कैश आउटफ्लो होना था, इसकी वजह से नहीं होगा, रेलिवेंट इनफ्लो है। पहले हम लोग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग थी ना, तो मैं इनकम एक्सपेंसेस कह रहा था, अब हमने पढ़ने ही कैश फ्लो हैं, तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली अब इनकम एक्सपेंस की बजाय इनफ्लो आउटफ्लो कहा करूंगा। तो वही 4 बातें रिपीट कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट की वजह से जो इस बिजनेस को इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होगा रेलिवेंट है, कैश आउटफ्लो होगा रेलिवेंट है। एक आउटफ्लो होना था, लॉस या एक्सपेंस नहीं कह रहा, कैश आउटफ्लो होना था, इस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं होगा, उसको हम एक रेलिवेंट इनफ्लो मानेंगे। एक इनफ्लो होना था, प्रॉफिट नहीं, इनफ्लो, कैश इनफ्लो होना था, इस प्रोजेक्ट की वजह से जाया हो जाएगा, उसको हम एक रेलिवेंट कैश आउटफ्लो मानेंगे। वही 4 बातें यहां भी हैं। ये मैं सिर्फ कुछ मिसालें लिख रहा हूं, सवालों में हेल्प होगी बस सिर्फ इसलिए। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज हुआ करेंगे वो रेलिवेंट है। जो हमारा खर्चा होना था बच जाएगा, रेलिवेंट हुआ करेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट हुआ करेगी। ये मैंने वही 4 बातें ये लिखी हैं। इंक्रीमेंटल में वो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों आ गए, और ये बाकी 2 बातें। संक कॉस्ट, संक कॉस्ट क्या होती है? जो हो चुका वो इररेलेवेंट। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ आउटफ्लो करना पड़ा था, फिजिबिलिटी बनवाने के लिए खर्चा किया था, इररेलेवेंट है। संक कॉस्ट इररेलेवेंट होती है। हमने एक फैक्ट्री में नई मशीन लानी है, ऑलरेडी फैक्ट्री काम कर रही है, कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस मशीन लाने के डिसीजन में फैक्ट्री का रेंट रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि वो हर साल अभी दिया जाना है, तो वो रेलिवेंट नहीं है, वो एक कमिटेड कैश फ्लो है। कमिटेड है, देना ही देना है। और ये नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में भी ये नाम आता होगा कहीं। एलोकेटेड कॉस्ट जो होती है ना, एलोकेटेड, वो रेलिवेंट नहीं होती, क्योंकि ये होती ही वो हैं जो ऑलरेडी इनकर हुआ करती हैं, होंगी। बस पहले 4 मशीनों को बांटते थे, 5वीं मशीन को भी बांट देंगे, तो एलोकेटेड कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती। अच्छा, अब जो मिसाल लिख रहा हूं ना, ये अभी आप समझने के लिए छोटे हैं बहुत, आप बड़े होंगे जब बीएफडी तक पहुंचेंगे तो इसकी रीजन समझ आएगी। अभी बस बगैर रीजन के, लोन इंटरेस्ट, लोन और उस लोन पे पड़ने वाला इंटरेस्ट, यानी लोन का आना, लोन का जाना, ये नहीं है रेलिवेंट। ये मैंने रिलेटेड प्रोजेक्ट में ये बात लिखी है कि हमें इस प्लांट को खरीदने के लिए अगर लोन लेना पड़ा, तो लोन का लेना इनफ्लो होगा, कल को लोन वापस भी कर रहे होंगे, आउटफ्लो होगा, उस पर इंटरेस्ट भी पड़ेगा, लेकिन लोन लेने, वापस करने, इंटरेस्ट देने को नहीं कंसिडर करना, इररेलेवेंट। क्यों? इसका जवाब है फाइनेंसिंग डिसीजन, बीएफडी। क्या वो था? IAS 23, वो पेपर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। ये है MFA। अकाउंटिंग और चीज है, डिसीजन मेकिंग और चीज है। वो अकाउंटिंग थी कि उसकी अकाउंटिंग क्या करनी है, तो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जी। अच्छा, ये चूंकि 2 लोगों ने सेम सवाल कर लिया, तो इसका मतलब बाकी भी लोग ये जज्बात रख सकते हैं, इसलिए मैं सबको सवाल भी दोहरा देता हूं।
हम एक नया प्लांट सेटअप करने का सोच रहे हैं। अभी इस वक्त एमएफए में हम ये पढ़ रहे हैं कि प्लांट डेबिट कितने से होगा, फिर क्या पढ़ रहे हैं कि प्लांट खरीदें या ना खरीदें। अभी इस वक्त ये डिस्कस हो रहा है। जब खरीद लेंगे तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल करेंगे, इंटरेस्ट IAS 23 के तहत कैपिटलाइज होगा, बिल्कुल होगा। वो जब खरीदेंगे, अकाउंटिंग होगी, तो वो तब का मामला है। अभी हम सिर्फ ये फैसला कर रहे हैं कि प्लांट खरीदें कि ना खरीदें, ये डिसीजन मेकिंग। तो इस खरीदने में जो हमने कैश फ्लोज बनाने हैं, उनमें लोन के लेने, वापस करने, इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करना, और इस नहीं की वजह BFD में आएगी। ये अभी आपकी औकात से बाहर है। अभी इस वक्त औकात से बाहर है। ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। एमएफए लेवल पे ना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टेस्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन एमएफए का स्कोप नहीं है। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन का मामला है कि ये क्यों इस्तेमाल नहीं होते। अभी आपको सवालों में एग्जामिनर ये मिक्स करके दे सकता है, इसलिए मैंने नाम लिख दिया कि याद रख लें आप एसेट के लिए लोन लेना, वापस करना, इंटरेस्ट, ये नहीं करने हमने इस्तेमाल, इग्नोर करना है इनको। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिनको भूल गई हो, मैं दोबारा बता देता हूं। अगर कोई ऑलरेडी खरीद चुके हुए रिसोर्स को, चलिए इससे पहले जुमला और बोलता हूं, हमें इस नई फैक्ट्री सेटअप का डिसीजन करना है। प्लांट भी खरीदना पड़ेगा, उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्चा होगा, फलानी सपोर्टिंग मशीन भी खरीदनी पड़ेगी। ये सारे आउटफ्लो रेलेवेंट हैं डिसीजन मेकिंग के लिए कि नहीं? हाँ, इन्हीं का तो हम डिसाइड कर रहे हैं। इनके लिए एक मशीन इस्तेमाल होगी जो हमारे पास ऑलरेडी है। वो कितने की खरीदी थी, रेलेवेंट होगा? तो फिर उसके लिए हम क्या रेलेवेंट लें? उसका अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो रेंट भी हो सकता है, फारिग पड़ी हुई को बेचने की कुर्बानी भी हो सकती है, वो यूसेज भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सवाल वाला क्या कहता है। तो जब भी किसी ऑलरेडी खरीद चुके रिसोर्स को प्रोजेक्ट में यूज करना होगा, तो वो रिसोर्स कितने का खरीदा था इररेलेवेंट, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट। बस जबानी याद हो गई बात, बिल्कुल रच बस गई दिल में। दोबारा, अगर हमने प्रोजेक्ट के लिए कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स, अच्छा ये मैंने कोई बहुत नई बात नहीं बता रहा, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में है, पड़ा हुआ मटेरियल है वो यूज करना है, एग्जिस्टिंग मशीन है वो यूज करनी है। तो अगर कोई ऑलरेडी एक्वायर्ड रिसोर्स प्रोजेक्ट पे यूज होना हो, तो वो कितने का खरीदा था रेलिवेंट नहीं है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट। ये मैंने कल शाख बना दी थी, अभी दोबारा लिख रहा हूं ऐसी बस कि अब हम यहां आने लगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, एक है एनपीवी और एक है IRR। अच्छा, कल किसी होनहार बच्चे ने बताया था कि एनपीवी और IRR तो हमने पीआरसी में पढ़ी हुई है, तो पढ़ी हुई है, लेकिन वो तो आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी दूसरी क्लास में सीखा हुआ है। तो कॉस्ट में हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड ही तो करते आए हैं। तो एनपीवी IRR एज अ टेक्निक फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो कैश फ्लोज बनाने हैं वो मुश्किल है इस चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको एनपीवी और IRR टेक्निक भी बता के फिर सवालों की मुश्किलों में लेके जाऊंगा। लेकिन अब हम करेंगे ये कि IRR को मैं करने लगा फिलहाल साइड पे, हेडिंग दूंगा एनपीवी की। हम एनपीवी पढ़ेंगे, सवालों की सारी मुश्किलें एनपीवी की हद तक सारी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आखिर में कहीं एक दो लेक्चर्स में मैं फिर आपको IRR बता रहा हूं, जिसमें वो सारी की हुई मेहनत से एक स्टेप आगे चलना होगा बस। तो अब हम करते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की। जैसे पे बैक पीरियड एक टेक्निक थी, तो एनपीवी भी एक टेक्निक है डिसीजन मेकिंग के लिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। अच्छा, इधर एक रफ गंदा मंदा सा काम देखें, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। हमें एक प्लांट सेटअप करने में आज 100 मिलियन इन्वेस्ट करना होगा, और इस प्लांट की लाइफ 4 साल होगी, और हमें इस प्लांट से 4 साल में नेट इतना कैश फ्लो मिलेगा। ये टोटल करें कितना हुआ? 135। तो हम प्लांट के ऊपर 100 लगा के 4 साल में 135 का कैश लेंगे,
यानी हमें इससे नेट 35 का कैश मिल जाएगा। तो सही है, अच्छा प्रोजेक्ट है। नहीं, ये कंपैरिजन गलत है, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पे हैं, इनको साथ हम मिला नहीं सकते हैं। जैसे अगर दो लोग हैं दूर दूर खड़े हुए हैं, उनकी हाइट में देखना है कि कौन हाइट में ज्यादा है, या तो वैसे मेजर कर लें, और अगर कंपेयर करके देखना चाहें तो साथ रखना पड़ेगा ना। तो हमें इन कैश फ्लोज को क्या दिया, मैंने 35 कैसे निकाला था, क्या किया मैंने, इन फ्लोज और आउटफ्लोज को कंपेयर ही किया है। तो इनफ्लो आउटफ्लो को कंपेयर करने के लिए पहले एक पॉइंट पे तो इकट्ठे कर लें। तो ये जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ चुके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में इस बात का ख्याल रखा जाएगा, और इस कंपैरिजन का सही तरीका यह होगा कि इस 30 को, इस 30 को, 50 को, 35 को और इस 20 को हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 12, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 29, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 41, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 24। अब ये नेट आंसर क्या बना, 6। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब अब ये कंपेरेबल है, और अब कंपैरिजन करके इनफ्लोज आउटफ्लो से ज्यादा है। कैसे पता चल रहा है इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है, नेट का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इस 6 को एनपीवी कहते हैं, ये 6 एनपीवी है। तो एनपीवी होती है नेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेलेवेंट कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। आधी बात, पूरी बात यह है कि इसको हमने डिस्काउंट किया है, तो डिस्काउंट करने के लिए कोई डिस्काउंट रेट भी तो चाहिए। तो वो डिस्काउंट रेट क्या होगा, अगली कुछ क्लासेस में इस पे बात होगी। अभी सिर्फ आप रट्टा लगा, बस कुछ क्लासेस तक, एमएफए में रट्टा नहीं कह रहा, सिर्फ कुछ क्लासेस तक इसको रट्टा लगा लें। डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये इसी चैप्टर में कुछ क्लासेस बाद में समझाऊंगा ये क्या होता है, तब तक बस इसको याद कर लें कि कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, उस पर डिस्काउंटिंग की जाएगी, और जो नेट टोटल होगा उसका, उसको एनपीवी कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक आप एग्जाम नोट के लिख लें, अपने अल्फाज में लिख लें, और ये भी अभी फिलहाल कुछ क्लासेस तक रट्टा है, अदरवाइज कुछ क्लासेस के बाद ये आप एमएफए में ही समझ लेंगे। वो ये है कि ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये एग्जाम क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी दिया हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जिसे डिस्काउंटिंग करनी है, ये क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी दिया हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर सवाल में ये दिया हुआ है तो मतलब यही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। एनपीवी के क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से दिया हो सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये अगले चैप्टर में मैंने पढ़ाना भी है ये क्या होता है, और इसी चैप्टर के कुछ दिनों बाद ये भी समझा दूंगा कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। चलें, एनपीवी निकल आई, तो अब डिसीजन रूल क्या हुआ, क्योंकि ये तो डिसीजन की टेक्निक है ना कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना। तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, ये तो ज्यादा नीचे हो जाएगा, यहां लिख देता हूं। और अगर मल्टीपल में से चूज करना हो तो जिसकी हायर है। अच्छा, यहां पर भी एक सवाल आना बनता है अगर आप मेरे डिसीजन रूल को पढ़ लें तो, हाँ, कि एनपीवी 0 हो तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हाँ, कर लेंगे। ये जब आपको मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ना कुछ क्लासेस के बाद, तो ये इक्वल टू 0 वाली बात समझ आएगी। इसी चैप्टर में इसका जवाब दे दूंगा।
चले सवाल लिखें जी। थोड़ी जल्दी है ये सवाल, थोड़ा सा जल्दी है जी। हैं वो जो बात आप कर रही हैं वो, अच्छा एक सवाल ये है कि अगर सारे प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव हो तो फिर तो कौन मजबूर कर रहा है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट उठाएं लाजमी? मतलब वो खाने की चीज लेने गए सारी खराब है तो ना लेना, कोई ना ले। ये थोड़ी जो कम खराब है जिसमें कम पेट खराब होगा, जिसमें कम मौत के चांसेस होंगे, ना लो, कौन कह रहा है ले? तो अगर प्रोजेक्ट सारे ही नेगेटिव एनपीवी वाले हैं तो फिर छोड़ देंगे। हाँ, मैंने आपको जो मिसालों की लिस्ट दी थी सबसे पहले, उसमें एक मिसाल मैंने कहीं शायद एसिड रिप्लेसमेंट डिसीजन या ऐसी भी कोई बात लिखी होगी। तो हाँ, ऐसे भी पास्ट में सवाल हैं जिनमें हमने प्लांट्स को कंपेयर किया था सिर्फ उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंपेयर करके, तो वहां पर कैश फ्लोज थे ही चूंकि नेगेटिव, तो उनमें से सस्ता वाला लेना था। लेकिन ये थोड़ा आगे की बात है। अभी हम, चूंकि मैं आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं कि हमने इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए अभी के लिए ये बात काफी। क्या जी? तो फिर डिसीजन किस बात का? नहीं, अगर हम कमिट कर चुके हैं कि प्लांट खरीदना है तो फिर डिसीजन किस बात का? हमने प्लांट खरीदना है, प्लांट खुद बनाना है, ठीक है बना ले। फिर हमने फैसला कर लिया, प्लांट बनाना शुरू कर दिया, तो अब इस चैप्टर में क्या कर रहे होंगे? डिसीजन किस बात की है? वही है ना कि डिसीजन करना है ना, डिसीजन तो अभी करना है, सब फ्यूचर ही है। सवाल लिखें, सवाल। प्लांट की कॉस्ट, प्लांट की कॉस्ट 70,000, 70,000। लाइफ 4 साल। आरवी, आरवी रेजिडुअल वैल्यू 10,000। सेल्स, सेल्स यानी इससे जो प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, सेल्स। ईयर 1, 2, 3, 4, 4 बताऊंगा सेल्स। 40,000, 50,000, 60,000 और चौथा, हाँ 65,000, 65,000, 40, 50, 60 और 65। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट्स, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट्स 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑफ सेल्स। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट्स, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट्स 2,000 पर ईयर, 2,000 पर ईयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, 15% रिक्वायर्ड है जी मुझसे एनपीवी, प्रोजेक्ट की एनपीवी। अच्छा, इसमें मैंने आपको चूंकि सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूं अभी, तो मैंने इसमें कोई मुश्किल नहीं डाली, सारे सीधे सीधे कैश फ्लोज दिए हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं अभी। तो इसकी प्रेजेंटेशन ये है कि हम थोड़ी सी अंग्रेजी और रुपीस के लिए टाइम लाइन 0, 1, 2, 3, 4। सेल्स
ये कुछ कुछ ना देखने में आपको शायद वैल्यू इन यूज याद आया करेगी। 40,000, 50, 60, 65 वेरिएबल कॉस्ट, इसका 40%, 26 फिक्स कॉस्ट 2,000, और प्लांट 70,000 कहां लिखूं? 0 पे, क्योंकि प्लांट तो अभी खरीदेंगे अगर खरीदा तो। और आरवी या टाइमलाइन बना के सारे कैश फ्लोज लिखने के बाद उनका किया जाएगा नेट टोटल। 70, 22, 28, 34, 47। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इनकी, तो सारी डिफरेंट अमाउंट्स हैं, तो कोई एनविटी वगैरह तो नहीं, तो सिंगल अमाउंट ही लगेगी। इसको पावर 4 डिस्काउंट, पावर 3, पावर 2, पावर 1। इसके लिए एक तमीज अदब वाला तरीका यह है कि हम लिखेंगे डिस्काउंट रेट कितना परसेंट है, उस 15% पे डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर इसको कहते हैं, इसको डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। यानी ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? 1 + 15% पावर 4, कितना बना? इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा, इसका आंसर पूछ रहा हूं। 0.572, 3 डेसिमल बहुत है। इसके लिए क्या होगा? हाँ, वैल्यू यूज में ऐसे करते थे जी। इसके लिए क्या होगा? 1 + 15% पावर -3, 6। इसके लिए पावर -2, इसके लिए पावर -1, 0.8, और इसके लिए तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, तो 870 है। अब जब हमने हर एक का डिस्काउंट फैक्टर लिख लिया, तो हर फिगर को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। पहला वाला आ गया 70,000, 19, 140, 211, 68, 372, 26884। और एनपीवी बन जाएगी इन प्रेजेंट वैल्यूज का नेट टोटल 19564। अच्छा, मैंने सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट करने को कहा था, तो बस ये आंसर है। और अगर कहता कि एडवाइस करें कि प्लान खरीदें कि ना खरीदें, तो पॉजिटिव है तो फिर हम एक लाइन लिखते हैं कि सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव तो प्लान शुड बी परचेज्ड। अच्छा, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ एक बस अदब वाला तरीका है कैलकुलेट करने का। अगर कोई ना अदब करना चाहे, वो कैश फ्लोज निकाल ले और कहे जी मैंने तो कैलकुलेटर के ऊपर ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एनपीवी निकाल लें, मर्जी आपकी। ये 2 लाइनें लिख लेंगे तो जरा तमीजदार हो जाएंगे, नहीं लिखने तो कोई बात नहीं। अच्छा, जो ये डिस्काउंट फैक्टर की लाइन लिखना चाहे, मेरी तो नसीहत है कि लिखनी है, ये करें ऐसे प्रेजेंट आप। तो उनको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, एफआर ने बताया होता है मैंने वैसे, लेकिन सारे लोगों ने तो एफआर नहीं पढ़ी मुझसे, तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं, भूल भी गए होंगे। वो शॉर्टकट बता रहा हूं, वो अगर आपको काम का लगे तो यूज कर लेना। कैलकुलेटर पकड़े, लिखें 1, फिर इक्वल दबा दें, फिर कर दें डिवाइड, और डिस्काउंट रेट है 15%, तो 1.15 कर दें, और आहिस्ता आहिस्ता, जज्बाती नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता इक्वल दबाते जाएं। हाँ जी, दबाते जाएं इक्वल, तो ये सारी फिगर आ जाएंगी। और अगर डिस्काउंट रेट 8% है तो 1.8, 1.08। जी, वो अकाउंटिंग की रेजिडुअल वैल्यू होती है, इसकी नहीं। ये बाकी लोग भी सवाल सुने, आईएस 16 में जो डेप्रिसिएशन के लिए रेजिडुअल वैल्यू निकालते हैं, वो रेजिडुअल वैल्यू आईएस के मुताबिक खरीदते हुए जो टाइम, यानी आज की टर्म्स में निकाली गई वैल्यू होती है। यहां पर ये फ्यूचर वैल्यू है, ये आईएस 16 वाली आरवी नहीं है, ये फ्यूचर की प्राइस टर्म्स को ही सोच के है। तो ये आईएस 16 वाली आरवी नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू ही है जी। इसके फॉर्मेट, इसकी प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन में कोई एतराज जी? अगर
देखें ये जो मुख्तलिफ बुजुर्गों के बनाए हुए मेथड है ना, एनपीवी, आईआरआर, पे बैक, एक एआरआर भी होता है, एमआईआरआर, मुख्तलिफ तरीके हैं, ये फाइनेंस के बुजुर्गों ने बना दिए। अब डिसीजन मेकर की मर्जी है कि वो इनमें से कौन से मेथड को लिफ्ट कराता है। तो एनपीवी अच्छा मेथड है, पेबैक एक बेकार मेथड है। तो अगर डिसीजन मेकर को पेबैक और एनपीवी के रिजल्ट्स में इख्तलाफ नजर आ रहा है तो बेहतर एनपीवी है। बाकी अलग अलग मेथड है, सेठ साहब की मर्जी जिस मेथड पे चलना चाहे। चलिए आज जुम्मा है तो बस फिर इसको यही रोकता हूं, तो जुम्मा पढ़ा करें यार, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।